नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज़ फॉर नेशन पर। देश में लेटरल एंट्री को लेकर के सियासत गरमाई हुई है और बिहार इसका केंद्र बनता जा रहा है। केंद्र की मोदी सरकार के एक फरमान और उस पर फिर आज रोक लगने के बाद भी बिहार में ये सियासी मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है। तमाम बड़े दिग्गज एक साथ हमला बोल रहे हैं। इसमें बीजेपी पूरी तरीके से अकेले पड़ गई है, तो दूसरी तरफ जदयू इस पूरे मामले पर शांत बनी बैठी हुई। लेकिन उसके सहयोगी यानी जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा या फिर चिराग पासवान की लोजपा रामविलास, ये इन सभी लोगों ने मोर्चा खोल रखा है और इसमें इस आग में घी डालने का काम कर रहे हैं तेजस्वी यादव और उनकी पूरी पार्टी ने तो बजाबता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर ली। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के सहारे बड़ा हमला बोला। सब कुछ बताएंगे विस्तार से, विरोध क्यों हो रहा है और क्यों जब केंद्र की मोदी सरकार ने आज तत्काल उस फैसले पर रोक लगाने को लेकर के जो है एक तरीके से चिट्ठी भेज दी है, उसके बाद भी ये सियासी मुद्दा क्यों जो है वो इस तरीके से भड़क रहा है। दिवांशु मेरे साथ मौजूद हैं। केंद्र की सरकार ने रोक लगाने की बात कह दी है, बावजूद बिहार में इस पर जो सियासत वो थम नहीं रही है। लगातार उबाल है, चाहे वो लालू यादव हो, तेजस्वी यादव हो, चिराग पासवान हो, मांझी हो, सब अचानक से हुआ क्या है कि जब सरकार ने रोल बैक कर लिया लेकिन बावजूद इसके मुद्दा गर्म है। हाँ देखिए, रोल बैक कर लिया, उसके बाद भी जो है वो तेजस्वी यादव की तरफ से जोरदार हमला जो है वो बोला गया है और खासकर बीजेपी पर तो बोला ही गया है, चिराग पासवान पर भी बोला गया है और मांझी पर भी बोला गया है। देखिए, अमूमन होता है चाहे चिराग पासवान हो चाहे तेजस्वी यादव हो, दोनों युवा नेताओं के बीच में एक मुझे अंडरस्टैंडिंग दिखी है रोहित, कि ये दोनों एक दूसरे पर धीमा हमला बोलते हैं। लेकिन आज लगा ना कि ऐसा जब तेजस्वी यादव बोल रहे थे तो ये बैरियर भी टूट गया, एवं तीखा हमला चिराग पासवान पर किया गया। जबकि ये खबर आ गई थी कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने यूपीएससी को चिट्ठी लिखी और कहा कि इस जो नोटिफिकेशन है उसे रद्द कीजिए। उसके बाद यूपीएससी की तरफ से भी लेटर जारी कर दिया जाता है कि जो 45 जो है वो पदों पर नियुक्ति होनी थी उसे रद्द किया जाता। उसके बाद तेजस्वी यादव का बयान आता है और वो हल्ला बोलते हैं बीजेपी पर, चिराग पर और जीतन राम मांझी पर। जैसे ही तेजस्वी यादव हमला बोलते हैं उसके बाद चिराग का भी हल्ला बोल होता है। उसके बाद चिराग तो बजाता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धन्यवाद देते हैं पीएम मोदी का। उसके बाद जीतन राम मांझी का भी हल्ला बोला। पहले वो तीन नेताओं का ये बयान सुनिए, और ये बयान तब का है, टाइमिंग की बात कर रहा हूँ, कि जब जो है लैटरल एंट्री पर जो है वो रोक लग गया था। उसके बाद ये तीनों नेताओं का बयान आया है। दोहरी नीति नहीं चलने वाली है और इसमें सबसे ज्यादा चेहरा उजागर हुआ है चिराग पासवान और जीतन राम मांझी का। चिराग पासवान जी क्या कर हाँ में हाँ मिला रहे। आज उनके पिताजी होते तो ये ऐसा होने देते, इसका कड़ा विरोध करते। रामविलास पासवान जी ने माइनॉरिटी के सवाल पर इस्तीफा देने का काम किया था। चिराग पासवान क्या कर रहे हैं? खाली मलाई खा रहे हैं सरकार में बैठ करके। बंगला दे देगा, सिक्योरिटी दे देगा, उसी में ये लोग खुश हैं। घर बर्बाद कर दिया, अब ये लोग संविधान को खत्म कर रहे हैं, ये लोग टुक टुक देख रहे हैं। तो देश की जनता देख रही है, दलित समाज, आदिवासी समाज देख रहे हैं इन नेताओं को और समय पर इन लोगों को सबक सिखाने का काम करेगा। वही विपक्ष है ना, जैसा मैंने कहा कि इसके दरवाजे किसने खोले। आज अगर इतनी चिंता है आपको तो क्यों इसके दरवाजे आप खोल रहे थे? जब इन रास्तों को आप खोल रहे थे, क्यों आपने खोला? आज जब मेरी सरकार ने ये फैसला लिया और कहीं ना कहीं एक प्रेसिडेंट सेट किया, एक उदाहरण सेट किया आने वाले समय में भी, भाई कल को मुझे नहीं पता किसकी सरकार होगी, बट उस सरकार के पास ये उदाहरण के तौर पर होगा कि भाई ये नियुक्ति निकली थी और एक सरकार ऐसी थी, एक प्रधानमंत्री ऐसे थे नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने समाज की बड़ी आबादी की चिंताओं को सम्मान देने के लिए इस फैसले को वापस लेने का काम किया। सरकार में है, सुरक्षा पे होता है और जो अति पिछड़ा और पिछड़ा क्या तेजस्वी प्रसाद विरोध में हैं तो विरोध के अलावा क्या बोलेंगे? वो अपने पिताजी के काल को क्यों नहीं याद करते हैं? तो ये बयान सुने आपने और इसी पर सियासत हो रही है। और सियासत की असली वजह क्या है? आखिर में ये लेटरल एंट्री है क्या, इसका असर क्या होगा और इस पे बिहार में इतना उबाल क्यों है, बिहार के नेताओं के लिए क्यों ये महत्वपूर्ण है, देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। लेटरल एंट्री को लेकर देश की सियासत गर्म है। खासकर बिहार में तो सियासी बवंडर ही खड़ा हो गया। हालांकि केंद्र सरकार के आदेश के बाद यूपीएससी ने 45 विशेषज्ञों की लेटरल एंट्री पर रोक लगा दी है। मोदी सरकार भले ही विरोध के आगे झुक गई हो, लेकिन लेटरल एंट्री से सरकार में उच्च पदों पर डायरेक्टर भर्ती का सिलसिला कोई नया नहीं है। ये तो पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के दौर से ही चला आ रहा है। 1950 के दशक में इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पूल के दिनों से ही सरकार विशेषज्ञों को नियुक्त करती रही है।
IG पटेल, मनमोहन सिंह, वी कृष्णमूर्ति, मोंटेक सिंह, अहलुवालिया, RV शाही जैसे दिग्गज हस्तियों को सरकार में लाया गया था, लेकिन ये नियुक्तियां आमतौर पर वरिष्ठ पदों तक ही सीमित थी। अब सरकार का फोकस तकनीक और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों पर था। यहाँ मौजूदा सिविल सेवा व्यवस्था में विशेषज्ञता की अनुमति नहीं है। यूपीएससी ने संयुक्त सचिव और निदेशक के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था, जिससे ये बात साफ होती है 1959 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पूल की शुरुआत की थी। इसके तहत मंतोष सोधी जैसे लोगों ने सरकार में प्रवेश किया और बाद में भारी उद्योग के सचिव बने। BHIL और सेल जैसे सार्वजनिक उपक्रमों का सफलतापूर्वक नेतृत्व करने वाले कृष्णमूर्ति भी लेटरल एंट्री के जरिए ही आए थे। वे भी भारी उद्योग सचिव रहे। इसी तरह DV कपूर ने बिजली, भारी उद्योग और रसायन और पेट्रोकेमिकल 3 मंत्रालयों का नेतृत्व किया। इससे पहले 1984 में IG पटेल IMF से उप आर्थिक सलाहकार के रूप में शामिल हुए और बाद में आर्थिक मामलों के सचिव और RBI गवर्नर बने। 1971 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में शामिल हुए और फिर कई अन्य महत्वपूर्ण पदों पर रहे। जनता सरकार के दौरान एक रेलवे इंजीनियर M मेंजेस को रक्षा उत्पाद सचिव बनाया गया। राजीव गांधी ने केरल इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अध्यक्ष KPP नंबियार को इलेक्ट्रॉनिक सचिव नियुक्त किया। सैम पित्रोदा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स का नेतृत्व करने के लिए सरकार में शामिल हुए। 2002 में वाजपेयी सरकार ने बिजली सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र में RV शाही को बिजली सचिव के रूप में नियुक्त किया। 1980 और 1990 के दशक में सरकार में शामिल होने वाले कई अर्थशास्त्री अतिरिक्त सचिव स्तर पर आए और फिर सचिव स्तर के पदों पर आसीन रहे। 2018 के बाद से मोदी सरकार बड़े पैमाने पर और मध्य स्तर पर लेटरल हायरिंग रणनीति पर आगे बढ़ी है। अगर आसान भाषा में समझे तो लेटरल एंट्री का मतलब प्राइवेट सेक्टर के लोगों की सीधी सरकारी पदों पर भर्ती से है। यूपीएससी ने जिन 45 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया था, उनमें उनके जैसे पदों पर ही प्राइवेट सेक्टर के लोगों की भर्ती की जाती है। यानी कि सरकार अलग अलग मंत्रालयों में ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, डिप्टी सेक्रेटरी जैसे पदों पर प्राइवेट सेक्टर के लोगों को कॉन्ट्रैक्ट के तहत पर काम करने का मौका देती है। लेटरल एंट्री स्कीम के जरिए 15 सालों तक प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों को नौकरशाही में शामिल किया जा सकता है। हालांकि इन लोगों को न्यूनतम उम्र 45 वर्ष से होनी चाहिए। साथ ही उम्मीदवार के पास किसी भी यूनिवर्सिटी से प्राप्त ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। आमतौर पर जिन पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला था, उन पर भारतीय पुलिस सेवा यानी IPS और भारतीय वन सेवा यानी IFS और अन्य ग्रुप सर्विस के अधिकारी तैनात होते हैं। न्यूज़ फॉर नेशन के लिए देवांशु की रिपोर्ट। तो रिपोर्ट देखिए आपने, और इसमें कई तरह के सवाल, जो कन्फ्यूजन आपके मन में था, उसको हमने बताने की कोशिश की है। देखिए, लेटरल एंट्री एक ऐसी प्रक्रिया जिसके तहत तकनीकी तौर पर जो समृद्ध या जानकार लोग हैं उनकी सीधी एंट्री हो रही है, और एक तरीके से कहा जा रहा है कि इसका विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें आरक्षण वाला कोटा एबॉलिश कर दिया गया है, हटा दिया गया है। एक मोटे तौर पर आप यही समझिए, क्योंकि तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, मांझी जो हैं वो आरक्षण से के अंदर आते हैं और आरक्षण वाली राजनीति को ज़्यादा बल देते हैं। वो मानते हैं कि जो है इनकी संख्या ज़्यादा है तो उनको उनका हक मिलना चाहिए। इस तरह की बातें चुनाव के दौरान होती रही हैं। अब याद कीजिए 2015 का विधानसभा चुनाव, लालू यादव ने एक किताब लेकर के आरक्षण को खत्म करने के RSS प्रमुख के एक बयान को ऐसा कोट किया, ऐसी हवा बनाई कि पूरे बिहार में इसका असर दिखा और बीजेपी वहाँ पर नंबर 3 की पार्टी बन गई। उसके बाद जब हाल में ही अभी लोकसभा के चुनाव हुए, जब 24 के, इसमें भी ये मुद्दा बहुत बड़ा था और संविधान में बदला जाएगा। अयोध्या के उस वक्त के सांसद का एक बयान आया और उस बयान ने यूपी में एक तरीके से कहें कि बीजेपी की खटिया खड़ी कर दी और वहाँ पे बेहद बुरा परफॉर्म बीजेपी ने किया वहाँ पे। तो तेजस्वी यादव को, चिराग पासवान हो या मांझी हो या फिर दूसरे दल जो कि बीजेपी के साथ हो या खिलाफ हो, उनको इनकी ताकत का एहसास है। कांग्रेस एक तरफ जहाँ प्रदर्शन करी तो देशव्यापी आंदोलन की धमकी दी गई है 21 तारीख, और उसके पहले
केंद्र की सरकार को इसको रोल बैक करना पड़ा है, बावजूद इसके बिहार में सियासत हो रही है। देखिए इसलिए हो रही है, देखिए ऐसा नहीं है कि लेटरल एंट्री कोई मोदी सरकार का कोई स्कीम नहीं है कि मोदी सरकार ने इसे लेके आया। ये तो देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के वक्त से ही जो है वो ये चलता आ रहा है। इसके बावजूद अभी क्या हुआ, देखिए पहले जो नियुक्तियां होती थी, देखिए अगर सरल शब्दों में समझे तो ये एक ऐसी नियुक्ति है जो लोग इस लेटरल एंट्री को अगर नहीं जानते हो या आधा अधूरा जानते हो, तो अगर एक लाइन में अगर इसे कंप्लीट करना हो ना, तो ये है कि सरकारी ऑफिसेज में प्राइवेट आदमी की नियुक्ति होना, ठीक है, जो कि एक्सपीरियंस के आधार पर उसे लंबा एक्सपीरियंस हो काम करने का, उस मामले में जहाँ पे उसे नियुक्ति हो रही है। और ये एक तरह से आप अगर कहें तो आप कह सकते हैं नियोजित नियुक्ति होती है, अगर ये सरल भाषा में समझे तो। कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर होती है और जिसे लंबा अनुभव है। अगर मान लीजिए कि कहीं एयरपोर्ट बन रहा है, ठीक है, तो उसकी किसी काम के लिए किसी को रखना हो, तो एयरपोर्ट से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति जो काम कर चुका हो 20 साल 15 साल, वैसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है। तो उसे कहते हैं कि अगर आप सरल भाषा में समझे तो लेटरल एंट्री। वो तकनीकी तौर पे जानकार है उस विषय का और उसको उस विभाग में ला करके, और एक से बढ़कर एक देखिए लेटरल एंट्री के जरिए इस देश में तो आरबीआई गवर्नर तक बने हैं। मतलब देखिए एग्जांपल जो स्वाति पांडे की रिपोर्ट हमने आपको पैकेज के जरिए दिखाया, उस पैकेज में भी इसी बात का जिक्र था। देखिए सबसे पहले जो है 1959 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पूल की शुरुआत की। उसके तहत मंतोष सौदी को जो है वो सरकार जैसे लोगों को सरकार ने एंट्री दिलवाई थी सरकारी ऑफिसेज में, वहाँ से शुरुआत होती है। और उसके बाद जो है आईजी पटेल जो है वो आरबीआई के गवर्नर बनते हैं, वो आईएमएफ के आर्थिक सलाहकार के रूप में सबसे पहले शामिल होते हैं। उसके बाद फिर सरकार उन्हें जो है वो गवर्नर बनाती है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है 1971 में जो है वो पूर्व प्रधानमंत्री जो है कि मनमोहन सिंह वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में उन्हें शामिल किया जाता है। और कोई व्यक्ति किसी को आर्थिक सलाहकार के रूप में शामिल करवा रही है, एवं प्राइवेट व्यक्ति थे, लेकिन हाँ उन्हें की एक्सपर्टीज़ थी कि वो फाइनेंस के इतने अच्छे जानकार थे कि सरकार को लगा होगा, तत्कालीन सरकार को, कि नहीं इन्हें लाते हैं तो फ़ायदा होगा हमें। तो उनकी एक्सपर्टीज़ का फ़ायदा सरकार ने उठाने के लिए उन्हें लेके आई। मनमोहन सिंह जो कि बाद में प्रधानमंत्री बनते हैं, आरबीआई के गवर्नर बनते हैं। तो ऐसे कई सैकड़ों उदाहरण हैं। तो फिर सवाल है कि अभी क्या हुआ। अभी ये हुआ रोहित कि देखिए 45 नियुक्तियाँ होनी थी, रद्द भी कर देंगे, लेकिन तेजस्वी यादव फिर भी हल्ला बोल रहे हैं। हल्ला इसलिए बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव की तरफ से एक लेटर जारी किया गया, ठीक है। ये नियुक्तियाँ होती थी, लेकिन ये नियुक्तियाँ इतने बड़े स्तर पर नहीं होती थी कि किसी की आंखों को चुभे। कहने का एक दो लोगों को साइड से एंट्री कराई जाती थी। 2 लोग 4 लोग 5 लोग और मैक्सिमम जो जानकारी है कि 45 लोग तक कर सकती हैं ये नियुक्तियां। देखिए सवाल इसलिए तेजस्वी यादव खड़ा कर, ये लेटर जो है वो तेजस्वी यादव की तरफ से जारी किया गया, ठीक है। और इसी लेटर के हवाले से तेजस्वी यादव केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे हैं और चिराग पर भी हमला बोल रहे हैं और मांझी पर भी हमला बोल रहे हैं। थोड़ा सा आप भी इस पर गौर करें। तो ये लेटर क्या है, ये लेटर जो है वो केंद्रीय कृषि विभाग का है, जिसके मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। केंद्रीय कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल वैकेंसी नोटिफिकेशन वाला लेटर है, यानी कि कभी भी किसी विभाग में वैकेंसी आती है तो एक लेटर जारी होता है। इसको सब जगह सब लोग आपको पता होगा, इतने पद पर ये वैकेंसी है। तो इसमें क्या गया है, देखिए स्टार्टिंग में लिखा गया है ऑल द वैकेंसी आर अनरिजर्व्ड, रिजर्वेशन ऑर्डर आर नॉट एप्लीकेबल। यानी कि जो अब सरकारी नौकरी में एक प्रावधान होता है, जैसे कि एससी को, एसटी को, ओबीसी को इतना उनका कोटा निर्धारित होता है वैकेंसीज में, चाहे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सीधे इस जो नोटिफिकेशन है उसी में लिख दिया है कि रिजर्वेशन यहाँ पर अलाउड नहीं है। और यही सवाल तेजस्वी यादव खड़े कर रहे हैं, इसी लेटर के आधार पर खास सवाल खड़े कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि सरकार बैक कर गई, रोल बैक कर गई है। चिराग पासवान अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि पीएम मोदी ने उनकी बात मान ली। जीतन राम मांझी भी कह रहे हैं चलिए ये तो अच्छा है कि मोदी सरकार जो है उन्हें रोल बैक कर लिया है जनता के हित में। लेकिन तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि क्या ये कैसा रोल बैक है। खुद वैकेंसी जो है यहाँ पर देखिए, ये वैकेंसी जो है सीनियर साइंटिस्ट 2088 और प्रिंसिपल साइंटिस्ट 80, यानी कि 288 प्लस 80 कर दीजिए तो ये 350 से ऊपर का मामला है जहाँ पर नियुक्तियाँ होंगी और वहाँ पर रिजर्वेशन अलाउड नहीं होगा। और इसको सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए ये शुरुआती दौर में दोपहर के वक्त में भी ये कन्फ्यूजन सा रहा कि तेजस्वी यादव यूँ ही हल्ला बोल रहे हैं। जब केंद्र सरकार रोल बैक कर गई है, केंद्र सरकार ने तो
जो लेटरल जो एंट्री हो रही थी, लेटरल एंट्री हो रही थी, इस वक्त उस पर रोक लगा दी, तो फिर ये हल्ला क्यों बोल रहे? सब अपनी सियासी रोटियां सेक रहे? नहीं, तेजस्वी यादव इस लेटर के हवाले से हल्ला बोल रहे हैं, या तो फिर केंद्र सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा आए, मीडिया के सामने आए और इस लेटर की सच्चाई खारिज कर दे इस लेटर को, तब तेजस्वी यादव भी खुश हो जाएंगे। लेकिन अब तक ऐसा अब तक जब तक हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं, अब तक ऐसा कोई मतलब कि जो है सरकार की तरफ से ये कहा नहीं गया है। खासकर शिवराज सिंह चौहान इस विभाग के मंत्री हैं, उनके तरफ से उनके भी कह दिया जाए कि तेजस्वी यादव या जो लेटर दिखा रहे हैं, ये नियुक्तियां जो हैं होंगी, लेकिन इसमें रिजर्वेशन अलाउड होगा, तब ये बात मानी जाएगी कि तेजस्वी यादव झूठ बोल रहे हैं। लेकिन अपनी जगह पर तेजस्वी यादव भी सही है, ठीक है। चिराग पासवान अपनी जगह पर सही है, इस मायने में है कि वो क्रेडिट ले रहे हैं, ठीक है, लेना भी चाहिए। वो कह रहे हैं कि वो लगातार केंद्र सरकार में मंत्री हैं, वो लगातार इस बात को मांग उठा रहे थे, उनकी बात मानी गई, तो ठीक है, मानी गई तो वो अपनी बात को दोहरा रहे हैं, वो भी अपनी जगह पे सही है। और तीसरी तरफ जीतन राम मांझी भी कह रहे हैं, तो ठीक है, मंत्री हैं, अपना क्रेडिट लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव जो सवाल उठा रहे हैं, उसे कहीं ये कतई नहीं कहा सकता कि ये सियासत इस वक्त कर रहे हैं, ठीक है। वो तो सवाल लेटर के हवाले से कर रहे हैं। कोई राजनीति भी इसी पे केंद्रित रही, आरजेडी की या फिर बिहार की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसको उतनी हिस्सेदारी वाली बात, जिसकी जितनी आबादी उसको उतनी हिस्सेदारी, तो हिस्सेदारी की लड़ाई है। और आरक्षण के सवाल पे तो ऐसे भी हर जगह आग लग जाता है, तो यहाँ पे भी अगर तीखी बयानबाजी हो तो कोई गलत नहीं है। और खासकर देखिए, आज जीतन राम मांझी जो है रोहित पटना में थे, वो क्या कर रहे थे? आरक्षण को लेकर जो है उनकी एक और नई डिमांड जो है वो आ गई। वो कह रहे थे कि एससी में 22 जातियाँ आती हैं, 4 जातियाँ जो है उन्नत कर गई हैं, 18 जातियाँ जो हैं वो उनका जो साक्षरता दर है वो कम है, तो इनको अलग से कुछ मिला जाए। तो मतलब कि आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है कि जो है अलग अलग राजनीतिक पार्टियाँ जो हैं वो अपने अपने हिसाब से रोटियाँ सेकते हैं। लेकिन फिलहाल जो हम जिस मुद्दे पर वीडियो बना रहे हैं, लैटरल एंट्री मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ है। भले ही सरकार ने इसे जो है वो रोक लगा दिया, यूपीएससी की तरफ से भी नोटिफिकेशन आ गया है, लेकिन इस मुद्दे की आग जो है वो अभी आगे तक जाएगी। और कहीं ना कहीं हम एक तरह से कह सकते हैं कि केंद्र सरकार भले ही जो है इस फैसले से रोल बैक कर गई हो, लेकिन आगे जिस तरीके का लेटर जारी किया है तेजस्वी यादव ने, अगर ये इस लेटर की सच्चाई को मैं नहीं कह सकता क्योंकि ये तो पीडीएफ में आया, क्या है नहीं है, अगर ये लेटर सच है रोहित, तो समझिए कि सियासी बखेड़ा अभी और खड़ा होना बाकी है पूरे देश में। और उस पर जब भारत बंद कल होगा तो उसके बाद उसको कौन कौन समर्थन करते हैं, कितनी भीड़ सड़कों पर आती है, किस तरह का विरोध होता है देश स्तर पर, इन तमाम चीज़ों पर नजरें बंदी रहेंगी। तो बेसिक तौर पर इस वीडियो में हमने आपको बताने की कोशिश की कि तेजस्वी यादव आखिर किन मुद्दों को लेकर के जो है इस तरीके से हमलावर हो गए। चिराग पासवान पर, मांझी पर, केंद्र की मोदी सरकार पर और नीतीश कुमार की चुप्पी पर भी वो क्यों सवाल खड़े कर रहे हैं। मुद्दा बड़ा है और बिहार में आरक्षण को कोई जब छूता है ना देश में कहीं भी, तो बिहार में ये मुद्दा केंद्र में आता है। और यही वजह है कि तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया है। फिलहाल इतना ही, देखते हैं न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।